आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCHET 149 मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। दिसंबर 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है जिसको हम आज सॉल्व करेंगे। 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर रहता है, कोई भी 5 क्वेश्चन आपको इसमें अटेम्प्ट करने होते हैं। ओके, सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया। एंड माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब ये नहीं कि हाउ पावर ऑफ द सेल लिख के छोड़ देना है, पूरा उसके बारे में बताना है, उसके फंक्शन, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। हाईलाइट देयर रोल एंड सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन। ओके, तो स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेनर बाउंड ऑर्गेनेलिज, ठीक है, कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर्स के अंदर इंक्लूड होता है जैसे कि आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंट्रा मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक एक करके बात करते हैं। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसमें हमें स्मूथ और परमीएबल स्मॉल मॉलिक्यूल्स दिखते हैं, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ पोरीन्स। ओके, इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इसमें आपको हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिनको हम क्रिस्टली कहते हैं, ठीक है। इंक्रीज द स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस एरिया फॉर एटीपी प्रोडक्शन, इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की बात करें, द स्पेस बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। नेक्स्ट, अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की बात करें, द इनर स्पेस एनक्लोज्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन, इट कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कंटेन करता है, ठीक है, जिसे हम एम्प्टी डीएनए से रिप्रेजेंट करते हैं। राइबोसोम एंड एंजाइम्स फॉर अ कर्व साइकिल में जो हेल्प करते हैं वो वाले एंजाइम्स भी इन मैट्रिक्स में होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम यहाँ पे पूछा गया था, तो यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले जो है मैट्रिक्स, आपको यहाँ पे जो पिंकिश या रेडिश कलर में दिख रहा है ये मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो येलो कलर के आपको जो डॉट से दिख रहे हैं, ठीक है, ये है राइबोसोम्स। व्हाइट करके जो डॉट्स दिख रहे हैं ये एटीपी सिंथेज है, ये एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है, ठीक है, जो एटीपी सिंथेसाइज करते हैं। ये सर्कुलर पार्ट में आपको दिख रहे हैं येलोइश कलर में, ये ग्रेनुल्स है, ठीक है। यहाँ पे आपको डीएनए देखने को मिलता है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है। जो आपको ये ब्लूइश कलर का सरफेस दिख रहा है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ठीक है। जो बात करें हम, ये जो आपको येलो कलर के स्पेस दिख रहे हैं ये क्रिस्टेई है, ठीक है, क्रिस्टेई जंक्शंस होते हैं ये। ओके, ये जो आपको दिख रहे हैं नैरो नैरो से जो जंक्शंस दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्रिस्टेई जंक्शंस होते हैं, ठीक है। बाहर का जो सरफेस होता है उसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और जो अंदर का मेम्ब्रेन होता है उसको हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ये बेसिक डायग्राम है, ये बनाने के लिए आ सकता है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। लेबलिंग सही से हो जानी चाहिए। ये थोड़ा-सा यहाँ पे एक रियल स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे ये इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस देखने को मिलेगी। इनर मेम्ब्रेन आपको ये जो दिख रहा है ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाला। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। व्हाट आर द लाइसोसोम? डिस्क्राइब देयर फंक्शंस एंड सिग्निफिकेंस इन यूकारियोटिक सेल, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं डिफाइन अ लाइसोसोम। लाइसोसोम्स आर अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन एनिमल सेल्स। दे कंटेन पाइरोलिटिक एंजाइम्स जैसे कि लाइपेज हो गया, हमारा प्रोटीएज हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये मोस्टली एंजाइम्स रहते हैं, ठीक है। दे दैट फंक्शन ऑप्टिमली एट एसिडिक पीएच जो रहता है हमारे पास 4.5 से लेके 5.0 तक रहती है इसकी पीएच, ठीक है। दिस एंजाइम्स डिग्रेड द वेरियस बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स की बात करें, तो ये डेफिनेशन याद कर लीजिए, आ सकता है कि लाइसोसोम्स के बारे में पूछ लीजिए, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम्स की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, उसके फंक्शंस याद होने चाहिए। फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम की बात करें, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ अ मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसैकेराइड, autophagic degradation of a damaged organelles or cellular components, recycling them and new parts develop. Phagocytosis, a white blood cells use a lysosome to digest indigested बैक्टीरिया, वायरसेस और पैथोजन, ओके, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में क्या हुआ कि माइक्रोमोलेक्यूल्स का तो ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, और जैसे कि प्रोटीन्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, पॉलीसैकेराइड्स हो गया। ऑटोफेजी में क्या हुआ कि जो ऑर्गेनेलिस थे या सेलुलर कंपाउंड्स थे, उनका रिसाइकिल करके उनको न्यू पार्ट्स में बनाया गया। फैगोसाइटोसिस में क्या हुआ कि उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स यूज़ करते हैं लाइसोसोम्स का, ताकि वो जो बैक्टीरिया, वायरस और पैथोजेंस हैं, उनको डाइजेस्ट कर सकें ब्रीथली, ठीक है। एक और रह गया हमारे पास एक्सोसाइटोसिस ऑफ अ वेस्ट, जिनमें अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो रहते हैं, ठीक है, एक्सपेल्ड फ्रॉम अ सेल वाया मतलब जो सेल के द्वारा अनडाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एपोप्टोसिस, मतलब लाइसोसोम्स रिलीज़ अ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम टू इनिशिएट अ एपोप्टोसिस, ठीक है।
सिग्निफिकेंस की बात करें हम लाइसोसोम्स की, तो प्रोटेक्ट द सेल्स एंड लिमिटिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड रिसाइक्लिंग अ डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स, ठीक है? जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको ये हटा देता है, एलिमिनेट कर देता है, और जो भी यूज़फुल रहता है उनको रिसाइकिल कर देता है, जो भी डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको रिसाइकिल करने में हेल्प करता है। एंड दे एड टू इम्यून डिफेंस ऑफ अ फैगोसाइटोसिस एंड ऑटोफेजी, ठीक है? Defects in lysosome functions leads to lysosomal storage disorder like tay-Sachs डिसीज़, ठीक है? tay-Sachs डिसीज़ की बात हो रही है। ये जब तब होता है जब हमारा जो लाइगोसोम होता है ना वो डिसफंक्शन हो जाता है, मतलब सही से फंक्शन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ, ये इसको आप ये भी यूनिट फर्स्ट से है, तो यानी कि आप देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट कितना इम्पोर्टेंट है, ये भी यूनिट फर्स्ट से आया हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट हमारी बात है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ फॉलोइंग, फर्स्ट इज साइटोस्केलेटन। The cytoskeleton is a network of protein filaments extending throughout the cytoplasm. It provides a structural support and facilitates the cell movement. It's in a intracellular transport consists of a three main components. First is microfilaments, second is in intermediate filament, and third is microtubules. ठीक है, microfilaments क्या होते हैं? Provide a mechanical support and anchor the membrane proteins and participate in a muscle contraction and cell division. ठीक है, intermediate filament क्या होते हैं? They provide the tensile strength and maintain a cell shape. Okay? Microtubules की बात करें, form a meiotic spindle, guide a vessel transport and are key of component of cilia and flagella. Okay? ये भी यूनिट फर्स्ट से है। इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन इज़ द पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय अ बीटा सेल्स ऑफ अ पैंक्रियास, ठीक है? जो पैंक्रियास के बीटा सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन। इट रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल आफ्टर अ मील, और इंसुलिन प्रमोट्स क्या करता है? ग्लाइकोजेनेसिस, लिपोजेनेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है? अब हम बात करें ग्लाइकोजेनेसिस की, तो ग्लूकोज अपटेक एंड स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर एंड मसल्स। लिपोजेनेसिस इज अ कन्वर्जन of a active glucose in a fatty acid stored in a adipose tissue। प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें, सिमुलेटिंग एन अमीनो एसिड। प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें तो सिमुलेटिंग अमीनो एसिड अपटेक एंड प्रोटीन प्रोडक्शन। इंसुलिन डिफिशिएंसी लीड्स टू डायबिटीज mellitus, okay, and abnormal insulin signaling causes a hyperglycemia और metabolic complications, okay। अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इंसुलिन कम हो जाता है तो हमारे पास जो डिसीज़ होता है वो होता है डायबिटीज mellitus। वहीं पे एब्नॉर्मल इंसुलिन के सिग्नल्स हो, ठीक है, तो उसके इसमें हाइपरग्लाइसेमा ग्लाइसीमिया और मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, ठीक है? ये भी यूनिट फर्स्ट से ही है, ठीक है? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन अ डी-ग्लूकोज रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा, हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हमने जैसे ही डी-ग्लूकोज से रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला? फॉस्फोरल डेरिवेट मिला, जिसमें हमारा जो 5 हाइड्रोक्सी फुटबॉलर बना, जिसको हम HMF कहते हैं, व्हिच कैन प्रोमिस टू फॉर्म अ ब्लैक कार्बोनेसियस मास, ओके। ब्रोमाइन वाटर की बात करें तो उसको जो हमने डी ग्लूकोज से रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला? डी ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है, जिसमें हम क्या कर देखते हैं कि ब्रोमाइन वाटर जो होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है एल्डिहाइड ग्रुप के साथ, और डी ग्लूकोज को जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है एंड फॉर्म करता है डी क्लोनिक एसिड। उसके बाद हम नाइट्रिक एसिड में देखें तो नाइट्रिक एसिड में क्या हुआ है, हमारे पास डी ग्लूकोनिक एसिड हमें फॉर्म देखने को मिलता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड जो होता है ऑक्सीडाइज़ हो जाता है एल्डिहाइड ग्रुप के साथ भी, प्राइमरी अल्कोहल के साथ भी, ठीक है। जिसके बाद हमारा जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलता है, ठीक है, जो फॉर्म करता है हमें ग्लूटारिक एसिड, डी ग्लूटारिक एसिड, ओके। नेक्स्ट हम बात करें टोलिन रिएजेंट की, तो टोलिन रिएजेंट क्या हमें देखने को मिलता है? टोलिन रिएजेंट में हमें क्या देखने को मिलता है? सिल्वर मिरर प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। जब हम देखेंगे कि टोलिन रिएजेंट को हम जब डी ग्लूकोज से हम रिएक्ट कराएँगे तो डी ग्लूकोज रिड्यूस अ टोलिन रिएजेंट टू बी अ मेटालिक सिल्वर, प्रोड्यूसिंग अ silver mirror on the test tube wall, and glucose is oxidized to D-gluconic acid, okay। बात करें नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट और फिनाइहाइड्रेज़िन को जब हम डी-ग्लूकोज से रिएक्ट कराएँगे तो हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज़ोन मिलेगा, ठीक है? ग्लूकोज़ोन, मे बी हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलती हो, बट ओके। इसमें क्या होता है हमारे पास 3 इक्विवेलेंट जो होते हैं हमारे पास फिनाइल फिनाइल हाइड्रोजन जो होता है वो फ़ॉर्म कर लेता है हमारे पास ग्लूकोज़ोन, येलो क्रिस्टलाइन डेरिवेट जो होता है वो आइडेंटिफाई एंड कैटेगराइज़ अ शुगर, ठीक है? वो आइडेंटिफाई और कैटेगराइज़ करता है शुगर। तो ये जो टॉपिक है इसको अगर आपको इन डीपली पढ़ना है तो आपको यूनिट 2, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट एंड मोनोसैकराइड्स वाला जो यूनिट है वो आप रीड कर लीजिएगा। ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है आपकी रिलेटेड अगर आते हैं तो आप इज़िली सॉल्व कर
तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बी पार्ट की। राइट द 3 डिफरेंट टेस्ट्स यूज्ड टू डिफरेंशिएट रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर व्हाइल द सुक्रोज क्लासिफाइड एज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर व्हाइल माल्टोज़ एंड लैक्टोज़ आर कंसीडर्ड अ रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है? तो इसमें जो हमारे टेस्ट होते हैं रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के, हम पता करेंगे कि मतलब कौन-सा कंपोनेंट रिड्यूसिंग है और कौन-सा कंपोनेंट नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स अगर आता है तो रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है? नेगेटिव रिजल्ट आता है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो बात करें हम अब जेनेटिक टेस्ट की, तो इसमें हमें जो अगर रेड सर्टिफ़िकेट मिलेगा, तो यहाँ पे मीन्स क्या क्रूपर ऑक्साइड प्रेज़ेंट है, ठीक है? और अगर हमारे देखें तो ये रिड्यूसिंग शुगर होगा, ठीक है? और अगर हम नेगेटिव रिज़ल्ट की बात करें, कोई कलर का कोई चेंज नहीं होगा, रीमेन्स ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ठीक है? बात करें फैलिंग टेस्ट की, तो फैलिंग टेस्ट में हमें रेड सर्टिफ़िकेट मिलेगा, ठीक है? किसकी वजह से? अगेन क्रूपियस ऑक्साइड की वजह से, ठीक है? और अगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा, तो उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, वो रीमेन्स ब्लू का ब्लू ही रहेगा। टॉलिन रिएजेंट क्या होता है? सिल्वर मिरर फॉर्म होता है, ठीक है? ओके? और जो नेगेटिव रिज़ल्ट होता है उसमें कोई भी सिल्वर मिरर फॉर्म नहीं होता है। ओके? ऐसे हम पता करते हैं कि कोई कंपोनेंट जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये डिफरेंस चाहिए। इन डिफरेंस को याद कर लीजिए, मे बी हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम, ठीक है? बात करें हम नेक्स्ट जो है हमारे पास, अच्छा दीज़ थ्री स्टेप्स आर रिलाई ऑन एबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग शुगर टू रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक कॉपर एंड सिल्वर इन अ एल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक? क्लासिफिकेशन ऑफ सुक्रोज, माल्टोज़ एंड लैक्टोज़ ये पूछा गया था। तो देखिए maltose and lactose are a reducing sugar because the anoric anomeric carbon C1 of a one monosaccharide unit is free that not involved in the glycosidic bond. This free aldehyde or ketone group can reduce oxidizing reagent or sorry agent. Okay? Understood? सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज जो रहता है हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है बिकॉज़ दे आर एनोमेरिक कार्बन्स ऑफ बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर इन्वॉल्व्ड इन द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अल्फा 1 एंड बीटा 2 लीविंग नो रिड्यूसिंग एंड। इसके बारे में इन डिटेल पढ़ना है तो आप यूनिट 2 पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 4। आप अगर मैं इन डीपली नहीं बता पा रहा हूँ बिकॉज़ दैट कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है? इसलिए जो चीज़ें है, जो मतलब क्वेश्चन है उसके डायरेक्ट मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ, बाकी आप एक बार आंसर रीड कर लीजिएगा और अगर थोड़ा और समझना है उसको, तो आंसर के क्वेश्चन को या फिर जो भी मैंने चैप्टर बताया उसको और अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम डिस्क्राइब द स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है? द पेप्टाइड बॉन्ड हम देखते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड इज़ amide bond formed between the alpha carboxylic group of a one amino acid and the alpha amino group of another with the elimination of water. ओके? तो सबसे पहले हम स्टेरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो प्लैनरिटी, कॉन्फ़िगरेशन, डायहेड्रल एंगल्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है? तो रहती है डिपेंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लैनरिटी पे। द पेप्टाइड बॉन्ड इज़ अ रिजिड एंड प्लेनर ड्यू टू अ रेजोनेंस दिस दिस restricted strict or rotation. Okay? Configuration की बात करें, the alpha carbon atom and the side chain almost in a trans configuration to minimize the static hindrance. Dihedral angle की बात करें, the backbone of conformation is the determined by the torsion angles like phi and psi. नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। द CO ठीक है, सॉरी C डबल बॉन्ड O ग्रुप कैन एक्सेप्ट द हाइड्रोजन बॉन्ड। The nitrogen hydrogen group can donate time and stabilize the secondary structure like a alpha helical and beta sheet। ठीक, तो हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये जस्ट रीड कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है? डायग्राम की बात करें तो देखिए कि जो है आपका सॉरी डायग्राम बोलूँ मैं स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है पेप्टाइड बॉन्ड कर्व, ठीक है? इसमें आपको थोड़ा-सा आपको एंगल के साथ इस साइड में ये हमारे जो है तीनों के टेक्स्ट बुक में आपको देखने को मिलेगी। इन टेक्स्ट में ये आपको जो है डायग्राम देखने को मिलेगा, ठीक है? बाकी आपको अगर नॉर्मल में प्लेनर वे में दिखाना है, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए बाउंस नहीं यहाँ पे मेंशन है। हाँ, नहीं बनाने आपको जाएगा, बस डायग्राम दिखाएगा। तो अगर आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से रीड करना है तो आपको जो है अमाइनो एसिड एंड पेप्टाइड एंड प्रोटीन जो ब्लॉक 2 है उसको रीड कर लीजिए, ठीक है? पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में सारा जो है दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप। अमाइनो एसिड्स आर क्लासिफाइड बाय द नेचर ऑफ आर ग्रुप साइड चेन। ओके, तो देखिए सबसे पहले आता है नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड जैसे कि ग्लाइसिन, एलेनिन, वायलिन, ल्यूसीन
आइसोल्यूसिन, प्रोलीन, फिनाइलैलानाइन, मेथोनिन एंड ट्राइप्टोफैन, ठीक है? एंड कैटालिस्ट की बात करें तो साइड चेन्स आर एलिफैटिक और एरोमेटिक थिकली लोकेटेड इनसाइड द प्रोटीन कोर, ठीक है? ये नॉन पोलर की बात कर दी हमने। पोलर की बात करें तो ये हाइड्रोफिलिक होती है, अनचार्ज होती है, अमीनो एसिड्स होते हैं। हम बात करते हैं सेरीन, थ्रेओनीन, सिस्टीन, टायरोसिन, एस्पेरिगिन एंड ग्लूटामाइन, ओके? कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कंटेन हाइड्रोक्साइड एंड एसएच और CONH2 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, ठीक है? ऑक्टेन इन्वॉल्व्ड इन अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लोकेट ऑन द प्रोटीन सर्फेसेस, ओके? एसिडिक अमीनो एसिड की बात करें तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है? इसमें हम बात एग्जांपल लेते हैं एस्पेरिटिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो साइड चेन्स में हमें क्या देखने को मिलता है, कार्बोक्सिल ग्रुप में देखने को मिलता है दैट कैन लूज़ अ प्रोटॉन एंड बिकम अ नेगेटिवली चार्ज फिजियोलॉजिकल पीएच। तो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे बेसिक अमीनो एसिड की, तो यहाँ पे हमें लाइसिन, अर्गिन और हिस्टिडाइन, ठीक है? इसमें भी साइड चेन्स पे क्या होता है, हमारे पास एक्स्ट्रा अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है और इमिडिलोज ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है? जो बिकमिंग बिकमिंग अ पॉजिटिव चार्ज, वो बाद में पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है? एरोमेटिक अमीनो एसिड की बात करें तो फिनाइलैलानाइन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। इसमें क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पर आपको एरोमेटिक रिंग्स देखने को मिलती है एंड इन्वॉल्व द यूवी एब्जॉर्प्शन इन अ फ्लोरेन एंड अ फ्लोरेन, ठीक? इसके लिए आपको ब्लॉक सेकंड, ठीक है? अमीनो एसिड, पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स में पढ़ना है, ठीक है? अमीनो एसिड वाला जो है टॉपिक ये आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 5th, नेम एनी 5 क्लासेस ऑफ द एंजाइम क्लासिफाइड बाय द एंजाइम कमीशन, राइट वन एग्जांपल ऑफ ईच क्लास एंड टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है? तो यहाँ पे जो है रिएक्शन कैटलिस्ट थोड़ा-सा मिस हो गया है, ठीक है? तो कोई इश्यू नहीं। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेस, ओके? जिसका एग्जांपल हमारे पास आता है लैक्टेट डिहाइड्रेट, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे बात करें ट्रांसफरेज का हेक्सोकाइनेज हमारा एग्जांपल होगा, हाइड्रोलेज का हमारा पेप्सिन होगा, लाइसेज का हमारा फ्यूमेरेज होगा, ठीक है? रिएक्शन आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आधे रिएक्शन दिख रहे हैं, ठीक है? आइसोमेरेज का हमारे पास फॉस्फेट आइसोमेरेज होगा और लाइगेज का हमारे पास डीएनए लाइगेज होगा, ठीक है? ये क्या करता है हमारे पास जॉइनर डीएनए फ्रेगमेंट्स और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ठीक है? तो हमें यहाँ पे ड्रग एक्शन का मैकेनिज्म बताना है, ठीक है? तो सबसे पहले stimulations, a drug increase the activity of the specific cell or tissue by enhancing a normal psychological process. The affinine stimulates of sympathetic nervous system, increase the heart rate, ठीक है? जहाँ पे स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है, इसमें हमारे जो रक्त होता है वो सेल्स और टिश्यू के जो नॉर्मल साइकोलॉजी होती है, फिजियोलॉजी होती है, उसको एनहांस कर देता है। जिससे क्या होता है कि अगर हम एग्जांपल लें एफ्रीनिन का, तो वो क्या करता है सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में जो है स्टिमुलेट करता है, ठीक है? और हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं। डिप्रेशन की बात करें, डिप्रेशन ड्रग डिक्रीज़ द एक्टिविटी ऑफ द सेल of the tissue by inhibiting a normal physiological process जैसे कि barbiturates depress the central nervous system and produce sedation, ठीक है? ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्ज़ाम्पल्स है, ठीक है? ये एस्ट्रोनाइन और ये एग्ज़ाम्पल्स है, ठीक है? इरिटेशन a drug introduced a non-specific often a adverse effect on a cell or tissue लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन ऑफ डिस्कम्फर्ट, ठीक है? जब डिस्कम्फर्ट हो जाता है तो इरिटेशन से होने लग जाती है, जस्ट लाइक दैट। जैसे कि हम बात करते हैं कैप्सिन इज़ इन द चिली पेपर्स, ठीक है? इरिटेट्स अ पेन रिसेप्टर्स एंड कॉजिंग अ बर्निंग सेंसेशन, ठीक है? ये एग्जांपल है आपका, ओके? नेक्स्ट हम बात करें रिप्लेसमेंट, अ ड्रग सब्स्टिट्यूट फॉर अ मिसिंग और डिफिशिएंट एंड एंडोजेनियस सब्सटेंस टू रिस्टोर अ नॉर्मल फंक्शन, ठीक है? जैसे कि इंसुलिन, ओके? मोर एग्जांपल इंसुलिन रिप्लेस द थेरेपी ऑफ फॉर डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करें ये इसकी एग्जांपल ये है, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करें साइटोटॉक्सिक एक्शन, अ ड्रग डायरेक्टली किल और डैमेज द सेल्स प्राइमरी यूज्ड एज़ अ कैंसर इन अ कीमोथेरेपी, ठीक है? या हमारे पास मीथोट्रेक्सेट, सॉरी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गड़बड़ हो, बाकी आप एक बार रीड कर लीजिएगा। इनहिबिट्स अ डाइओफ्लोएट रिडक्टेज blocking a DNA synthesis in a rapid DNA cancer cell। इसके लिए आप जो ब्लॉक 4 जो है
लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 6th बी पार्ट, ठीक है। तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ फोर एंजाइम्स, ठीक है। सबसे पहले था बाइंडिंग साइड, इनहिबिटर बाइंड्स टू द एक्टिविटी साइड ऑफ अ एंजाइम्स, ठीक है। और नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, इनहिबिटर्स बाइंड्स ऑफ एलोस्टेरिक साइड, ठीक है। इफेक्ट ऑफ बीमैक्स की बात करें तो हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलता है, जो वीमैक्स होता है वो सेम का सेम ही रहता है। वहीं पे जो होता है नॉन कॉम्पिटिटिव में डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है वीमैक्स, ठीक है। इफेक्ट ऑफ केएम की बात करें तो कॉम्पिटिटिव में इंक्रीज़ हो जाता है, वहीं पर नॉन कॉम्पिटिटिव में कोई चेंज नहीं होता है। रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो कॉम्पिटिटिव में रिवर्स हो जाता है, और नॉन कॉम्पिटिटिव में रिवर्स और इरिवर्सिबल दोनों होते हैं, कैन नॉट बी ओवरकम बाय एडिटिंग ऑफ मोर सब्सट्रैक्ट। एग्ज़ाम्पल की बात करें तो कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम्पल है मैनोनेट, इनहिबिट्स द सक्सिनेट डिहाइड्रोनेज बाय कॉम्पिटिटिंग विद सक्सिनेट, ठीक है। और नॉन कॉम्पिटिटिव में हेवी मेटल जैसे कि हमारा हीलियम 2 प्लस बाइंड्स टू एसएच ग्रुप इन एंजाइम्स अल्टरिंग द देयर स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द 3 रोल्स दैट लिपिड प्ले इन अ ह्यूमन बॉडी? एग्ज़ाम्पल, ठीक है। लिपिड कौन से रोल्स प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल्स? तो एनर्जी स्टोरेज का काम करता है रोल का। लिपिड्स आर पर्टिकुलरली ट्राइग्लिसराइड फैट्स एंड ऑयल्स सर्व्स एज द बॉडी प्राइमरी एनर्जी रिजर्व, दे आर स्टोर्ड इन अ एडिपोज टिश्यू, क्या एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं। या मैकेनिज्म की बात करें, अपना डिमांड ट्राइग्लिसराइड आर हाइड्रोलाइज्ड टू फैटी एसिड एंड glycerol with which undergoes a beta oxidation to generate ATP. एग्जाम्पल हमारा, ड्यूरिंग अ फास्टिंग और प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज द फैटी एसिड आर रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ एनर्जी, ओके। तो हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं ना, तो उस टाइम पे या फास्टिंग करते हैं, दैट्स व्हाई द फैटी एसिड जो रहता है वो ब्लड स्ट्रीम में एनर्जी के तौर पे यूज़ होता है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, जहाँ पे हमारे पास जो रोल होता है फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल का, आर एसेंशियल फॉर द सेल मेम्ब्रेन बाइलेयर। मैकेनिज्म की बात करें तो फॉस्फोलिपिड्स का फॉर्म हाइड्रोफोबिक बैरियर जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल मॉड्यूलेट्स मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एंड स्टेबिलिटी। एग्जांपल, रेड ब्लड सेल्स मेंटेन देयर बाइकॉन्केव शेप ड्यू टू अ मेम्ब्रेन लिपिड, ओके। लिपिड मॉलिक्यूल्स रोल जो होता है हमारा, लिपिड एक्ट एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रेगुलेटिंग अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। मैकेनिज्म की बात करें तो स्टेरॉयड हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड Tanglitz binds to specific receptor to trigger cellular response. For example, cortisol, a steroid hormone, regulates the metabolism and immune response. इसलिए चैप्टर जो पढ़ सकते हैं आप, ब्लॉक 4 लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन स्फिंगोलिपिड एंड फोस्फोलिपिड, ठीक है। स्फिंगोलिपिड्स की बात करें और फोस्फोलिपिड्स की, तो स्फिंगोलिपिड्स द बैकबोन एंड अमीनो एसिड अल्कोहल विद लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। और बात करें फॉस्फोलिपिड में तो ग्लिसरॉल जो होता है वो बैकबोन होता है, ठीक है। तो स्फिंगोलिपिड में स्फिंगोसाइन होता है और फॉस्फोलिपिड में ग्लिसरॉल बैकबोन होता है। बात करें स्फिंगोलिपिड में तो अमाइड बॉन्ड बिटवीन द फैटिक एसिड एंड द अमाइनो ग्रुप ऑफ अ फिस्फोसाइन। वहीं पे हम बात करें फॉस्फोलिपिड में ईस्टर बॉन्ड बिटवीन अ फैटिक एसिड एंड ग्लिसरॉल, ओके। ये फैटी एसिड लिंकेज की बात करिए अभी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम पोलर हेड की, पोलर हेड ग्रुप की, तो फिस्फोलिपिड्स में बात करें तो कैंडी शुगर ग्रुप जैसे कि फिस्फोलिपिड, ठीक है। फॉस्फो फॉस्फोराइलोइन और अदर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वहीं पे हम फॉस्फोलिपिड की बात करें, यूजुअली अ फॉस्फेट ग्रुप अटैच टू द पोलर हेड ऑफ ग्रुप जैसे कोलिन एंड स्लाइन, ठीक है। एग्जांपल बात करें हम तो फिस्फोलिपिड का हमारे पास आता है फिनजोमाइलिन, सेरिब्रोसाइड्स, गैल्गियोसाइड। वहीं पे हमारे पास बात करें फॉस्फोलिपिड की तो यहाँ पे बात आता है फॉस्फेडाई फॉस्फेडाइक्लोइन, हम लैक्टीन कहते हैं। और नेक्स्ट हमने फॉस्फेटिडाई इथेनॉल एमाइन, ओके। प्राइमरी लोकेशन की बात करें तो अबेंडन इन अ नर्व सेल मेम्ब्रेन माइलिन शीथ, और ठीक है। और फॉस्फोलिपिड की बात करें तो फाउंड इन ऑल सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्टली लिवर एंड ब्रेन। फंक्शन की बात करें ये तो इन्वॉल्व इन अ सेल सिग्नलिंग रिकॉग्नाइजिंग एंड माइलिन फॉर्मेशन। और फॉस्फोलिपिड की बात है स्ट्रक्चरली इंटीग्रेटेड ऑफ अ मेम्ब्रेन एनर्जी स्टोरेज एंड सिग्नलिंग। इसके लिए आप जो ब्लॉक यूज कर सकते हैं वो है ब्लॉक 4 लिपिड एंड
डुप्लीकेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द यूरिया साइकिल यूजिंग अ डायग्राम। 10 नंबर का क्वेश्चन है। द यूरिया साइकिल इज ऑरिथिनाइन साइकिल। Ornithine cycle is a series of biochemical reactions that occur is primarily in the liver. It converts a toxic ammonia NH3 into a urea for excretion. The cycle involves the 5 enzyme and 2 cellular compartments, is a mitochondrial matrix and cortisol. Okay. So step of the urea cycle is first is a carbonyl phosphate synthesizes a mitochondrial matrix. Okay. इसमें हम NH3 CO2 and 2 ATP जो होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास कार्बोनिल फॉस्फेट प्लस 2 एडीपी प्लस पाई। ओके। एंजाइम की बात करें कौन से इन्वॉल्व होते हैं इसमें कार्बोमोनाइल फॉस्फेट सिंथेसिस, ठीक है, सीपीएस 1, ठीक है। और रेगुलेशन की बात करें तो रिक्वायर्स एन एसिटाइल ग्लूटामेट एनएजी एज अ एलोस्टेरिक एक्टिवेटर, ठीक है। सेकंड हम बात करें सिट्रुइल फॉर्मेशन की जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है, ठीक है। इसमें रिएक्शन जो होता है कार्बोनाइल फॉस्फेट प्लस ऑर्टिनाइन जो कि रिएक्ट होके बनता है सिट्रोनिल प्लस 5, ठीक है। एंजाइम की बात करें तो ऑर्गेनाइन, ट्रांसक्राइबाइलेज और ओटीसी, ठीक है। नोट करें तो यहाँ पे हमारे पास आता है सिट्रोनिल इन ट्रांसपोर्टेड टू साइटोसोल, ठीक है। थोड़ा टर्मिनोलॉजी कॉम्प्लेक्स है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इसको ना आप एक बार बुक से अच्छे से रीड कर लीजिए। क्या हो सके तो थोड़ा और ईज़ी वे में आप इसको एक बार खुद से आप पढ़िए, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। अभी मैं आपको जो डायग्राम दिखाऊँगा ना तो और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। आर्गिनिन नो सक्सिनेट सिंथेसिस कैसे होता है, ठीक है? तो इसमें हमारा जो रिएक्शन होता है उसमें सिट्रोनिल एस्पारेट एटीपी जो मिलके बनता है आर्गिनोस सक्सिनेट प्लस एएमपी प्लस पीपीआई। आर्गिनोसक्सिनेट सिंथेसाइज़ होता है, एंजाइम यूज़ होता है इसमें और रिक्वायर्स एटीपी एंड प्रोवाइड द सेकंड नाइट्रोजन एटम फ्रॉम अ एस्पिरेट प्रोयूरिया, ठीक है? आर्गिनोसक्सिनेट क्लीवेज स्टॉल आर्गिनोसक्सिनेट जो है कन्वर्ट हो जाता है हमारा आर्गिन और फर्नेट में, ठीक है? आर्गिनोसक्सिनेट लाइगेज इसमें हमारा जो एंजाइम यूज़ होता है, ठीक है? और फर्मेट आंसर द टीसीए साइकिल। लास्ट हमारे पास है अर्जिनिन हाइड्रोलिसिस, ठीक है? एक लास्ट है या अभी एक बाकी है और, ठीक है लास्ट है। अर्जिनिन प्लस H2O, ठीक है? जिससे हमारा यूरिया और ऑर्गेनाइन बनता है, ठीक है? एंजाइम इसमें अर्जिनेज पड़ता है, ऑर्गेनाइन इज़ अ ट्रांसपोर्ट बैक इंटू द माइटोकॉन्ड्रिया टू कंटिन्यू द साइकिल। ओके, साइकिल एक बार देख लेते हैं, जितनी भी टर्मिनोलॉजी देखी है उसको इस साइकिल में देखते हैं। डायग्राम ऑफ यूरिया साइकिल देख लीजिए, ठीक है? मैं इसको पूरा कवर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी जाएगी, तो इसको आपको एक बार रफली देख लीजिए, ठीक है? अमाइनो एसिड ये रहा, ठीक है? हमारे एंजाइम्स ये रहे, ठीक है? ये आगे बढ़ा, ओके? यहाँ पे फिर सिट्रोलाइल आया, ठीक है? ऐसे हमारा जो है साइकिल आगे बढ़ता रहा, आर्गिनोसक्सिनेट आया, उसके बाद हमारा फ्यूमेट बना, फिर हमारे पास आर्गिनिन, ठीक है? उसके बाद ऑर्मेटिन, ठीक है? तो हमारा कुछ साइकिल ऐसे कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइन फिर आया, ठीक है? तो जो भी अभी टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई, अगर आपको इसकी स्पेशल वीडियो चाहिए तो मैं इसमें स्पेशल वीडियो बनाऊँगा जिसमें पूरी साइकिल को और अच्छे से आपको समझाऊँगा, ठीक है? तो एक बार मुझे कमेंट कर दीजिए इस साइकिल को और इन डीपली जानना है आपको तो मैं उसके बारे में वीडियो बना दूँगा। अभी क्या है ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता इसलिए मैं आपको इसको जल्दी से कवर करना चाहता हूँ, ठीक है? ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन अगर आप देखें तो CnH3 प्लस CO2 प्लस एस्पिरेट प्लस 3 एटीपी तो ये क्या फॉर्म हो रहा है हमारा यूरिया फॉर्मेट 2 एटीपी 2 पाई एएमपी एंड पीपीआई। ये रेगुलेशन एंड सिग्निफिकेंस की बात करें तो हमारे रेगुलेशन में आता है द साइकिल इज एक्टिवेटेड बाय अ हाई NH3 एंड लो एटीपी लेवल्स CPS 1 इज rate limiting and requires an acetyl glutamic with urea cycle defects cause a high अच्छा ये हमारा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें यूरिया साइकिल डिफेक्ट्स कॉज अ हाइपर अमोनिया, ठीक है? हाइपर अमोनिया कॉज करता है लीडिंग टू न्यूरोलॉजिकल डैमेज डिसऑर्डर लाइक ऑर्गेनाइन ट्रांसक्रिप्टेलेस, ओके, डेफिशिएंसी रिजल्ट इन अ स्टव ऑफ अमोनिया टॉक्सिक, ठीक है? ये अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो इसके लिए आप ब्लॉक ट्रिप बायोजेन एनर्जेटिक एंड मेटाबॉलिज्म का जो है इन पढ़िए, ब्लॉक पढ़िए। डिस्क्रिप्शन रीड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी फर्दर डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी, ओके? बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक